नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। ओडिशा पुरी में अंतर्राष्ट्रीय रेस कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आज चैंपियन ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच में अपनी रेस कला के माध्यम से टीम इंडिया का उत्साहवर्धन किया। छतरपुर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर और हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्वत, परंपराओं, प्रथाओं को गाली देते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में
भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थाओं में होती है। मुझे खुशी है कि इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है। अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। साथियों, यहीं पास में हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट, प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। छतरपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास कार्य के लिए हमें आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए। मंदिरों को भी अलग से दिशा होनी चाहिए। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना के साथ ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। महाराज जी और आगे बढ़ गए हैं, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। में चल रहा है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे। आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए। मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूँ, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो संतों और महंतों की चर्चा करते हैं। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे और अब मंदिर में अस्पताल होगा। यह बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा वरदान है। विश्वामित्र का भारत विश्वामित्र की भूमिका निभा रहा है। ये उदार था
हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज्यादा पूज्यपात गुरुजी भी बैठे, ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। हमारा केवल एक आग्रह होगा कि हमारे लिए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। हम उस हकीकत को खत्म होते देखना चाहते हैं कि बिहार एक पलायन का क्षेत्र बना रहे और गरीबी को झेलता रहे। हमारा आग्रह है कि आप सीधे तौर पर बिहार के विशेष राज्य होने पर सहमति दें। ये पहला है, अभी बहुत दौड़ेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। हमने 15 भी देखा है, 20 भी देखा है, हमने बिहार की बोली लगते भी देखी है। हमने आज के सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके डीएनए पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह और किसी ने नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया था। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से किसी को गुरेज क्या होगा, परहेज क्या होगा? बस एक आग्रह होगा, बिहार के हक में विशेष राज्य का दर्जा हमारे लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी, आप जिस राज्य से आते हैं, यानी गुजरात, हम वहां खड़ा होना चाहते हैं। बिहार की वो आकांक्षा, बिहार सिर्फ पलायन का केंद्र बना रहे, गरीबी गुर्बत झेलता रहे। तिरुपुर से लेकर त्रिवेंद्रम तक, कुंभ में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत हो तो सबसे ज्यादा बिहारी। हम इस हकीकत को खत्म होते देखना चाहते हैं। आपसे आग्रह होगा, रीपैकेजिंग न करें और सीधे तौर पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे सहमति दें। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को बहुत पहले ही पेश करना चाहिए था। सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और सभी तथ्य जनता के सामने आएंगे। आप में भ्रष्टाचार के मुखिया पहले ही तय कर दिए जाते हैं। इनके शिक्षा का मॉडल जहां भी लागू होगा वह भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा।
टेबल हो जाना चाहिए था। किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कैग की रिपोर्ट को टाइमली टेबल करे। और सबसे कमाल की बात है कि जो सरकार कैग की रिपोर्ट लहराते हुए जो नेता सत्ता में आए कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कैग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जेल भेजा जाएगा, आज उन्होंने कैग की रिपोर्ट को ऐसा बना दिया कि टेबल भी नहीं किया। तो बिल्कुल टेबल होंगी कैग की रिपोर्ट, जो भी फैक्ट्स है वो जनता के सामने आएंगे। जी, पंजाब के एक मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनको एक विभाग दिया गया था लेकिन जो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसी जानकारी घोटाले के आरोप लग रहे हैं। देखिए, भगवत मान जी कह रहे हैं कि नहीं वो डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं, तो ये वो सरकार है जहाँ पे भ्रष्टाचार के मुखिया पहले तय कर दिए जाते हैं, विभागों का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली में भी अब कैग की रिपोर्ट से पता चलेगी, पता नहीं इन विभागों में कुछ काम हो रहा था या नहीं। तो ये तो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का इतना घिनौना रूप हो सकता है, ये दिल्ली की जनता के जब सामने आएगा, उसी तरह पंजाब की जनता के सामने भी आ रहा है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया थे, वो अब पंजाब में भी गए, वहाँ के स्कूलों का दौरा किया। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने इसका विरोध किया, क्या कहेंगे? जो मॉडल दिल्ली के अंदर फेल इसलिए रहा कि 1038 स्कूलों में से सिर्फ 340 में ये 10 साल में साइंस दे पाए, सिर्फ 1038 में से 700 में प्रिंसिपल दे पाए, और उससे भी बड़ी बात कमरे बनाकर स्कूलों की गिनती कर दी। ऐसे ये पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री थे, और ये वो व्यक्ति थे जिनके समय में 9वीं में 1 लाख और 11वीं में 54,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अगर इनका शिक्षा का मॉडल कहीं पर भी लागू होगा तो वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मैंने बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को सीएजी रिपोर्ट भेजी थी। ये सीएजी रिपोर्ट चुनाव से पहले सील बंद लिफाफे में विधानसभा भेजी गई थी। भाजपा यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि सीएजी रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की जा रही है। 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इसी सेशन में जैसे होस्ट होगा उसके बाद लाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है, और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है, और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मुझे लगता है कि मन की बात कार्यक्रम देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें देश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। एक स्वस्थ देश बनने के लिए हमें मोटापे से निपटना होगा। यह हम सभी जानते हैं कि अधिक वजन और मोटापा कई परेशानियों और बीमारियों को जन्म देता है। आज उन्होंने कहा कि हमें अपने खाने में 10% तेल को कम करना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम मुझे लगता है देश के किसी भी व्यक्ति को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम में देश की कई बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होती है, और चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री होते। तो कहीं ऐसी जगह नहीं हो रहा है कि चर्चा बस हो गई और बात खत्म हो गई। अगर चर्चा हुई तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक योजना भी हो गई। आज परीक्षा पे चर्चा तो ऐसे ही देश में बहुत उसकी चर्चा है, छात्रों के मन से परीक्षा का खौफ निकाला जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज मैं भी एक प्रीतमपुरा में एक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा पे रहूंगा। लेकिन जो ओबेसिटी यानी मोटापा को लेकर के
जो बात आज कही है, तो एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा चर्चा करना, देश के बड़े बड़े लोगों का इसमें अपने विचार देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको पता है कि अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। तो इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आज चौथा स्टेप आया। इस फर्स्ट स्टेप नहीं है, पहला स्टेप था हम फिट तो इंडिया फिट, फिटनेस के प्रति जगाया। दूसरा उनका था कि योगा, योग से रहेंगे निरोग। और थर्ड उनका स्टेप था मिलेट्स, मोटा अनाज। और ये 3 स्टेप के बाद उन्होंने आज कहा कि आइए हम खाने में अपने तेल को 10% की कमी करते हैं। इस सारे कहते हैं ना कि सारी समस्याओं का एक निदान वो है प्रधानमंत्री जी का ये। तो इसको मैं मानता हूं कि आज का मन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, क्योंकि वो न सिर्फ भारत को दुनिया में प्रसिद्ध कर रहे हैं, न सिर्फ गरीबों के दरवाजे तक सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो लोग कैसे 100 साल जिए। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। चुनौतीपूर्ण समय से आतिशी ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता की सेवा की है। आप एक स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगी। ये नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में संजीव झा जी ने रखा था और कुलदीप कुमार जी और जनरैल सिंह जी ने इसको समर्थित किया था। उसके बाद सभी विधायकों की राय ली गई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तो आम आदमी पार्टी या विधायक दल के नेता के रूप में और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आतिशी जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक चुनौतीपूर्ण समय में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो सरकार के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए, जनहित में जो काम किए, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली के लोगों से और जिसके आधार पर दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है, सरकार के संचालन की जिम्मेदारी दी है, अगर वो अपने वादे से मुकरते हैं तो विपक्ष की एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका
को अदा करते हुए आम आदमी पार्टी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। गुलमर्ग बारामूला में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जितनी बर्फ हमें चाहिए थी वो इस साल नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद स्कीयर उसका मजा ले रहे हैं। आज से हेली स्कीइंग शुरू हो रही है। अभी 3 दिन और बर्फ की उम्मीद है। उसके बाद स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट को भेजा जाएगा। वे स्लोप का मुआयना करेंगे। अगर उन्हें लगा कि बर्फ उतनी है जिससे खेलो इंडिया विंटर गेम्स करा सकते हैं तो तुरंत आयोजन करा दिया जाएगा। बहुत से ऐसे स्कीयर्स हैं जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है, और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं। उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। और आप उम्मीद की जा सकती है कि खेलो इंडिया होगा, क्या उसके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा? अभी तो कोई अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा। वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे, और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। सर गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टूरिज्म के एतबार से अगर हम गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आया था, पिछले साल भी 110 करोड़ की आमदनी हुई है, तो आप लोग चाहते हैं कि अगर उसको और मज़ीद डेवलप किया जाए गंडोला को, या दूसरे पीक जैसे सनशाइन पीक है या दूसरी जगह है, तो उस चीज़ को डेवलप करने का कोई सरकार के पास कोई ऐसा प्रोविज़न है? हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई ठीक ठाक प्रपोजल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सर रमज़ान का महीना भी आने वाला है, उसके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैं पहले तो उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा, ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो मैं आने वाले। बिहार बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। आज बिहार में जो भी विकास दिख रहा है ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। आगे भी डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। हम बेगूसराय के सांसद के नाते यहाँ का मतदाता भी उनसे मिलने जाएगा, और स्वाभाविक है जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर में, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार आगे भी रहेगी। बिहार में बिहार का विकास होगा, यही संदेश। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में आने के लिए पोस्टर लगाया गया है। किस रूप में देखते हैं? राजनीति में आना चाहिए।
आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव का एक बयान आया। रांची में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज मन की बात के एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चुनौती पर चर्चा की। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि हम अपने भोजन में 10% तेल के उपयोग को कम करें। मोटापे के कारण भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बनने जा रहा है। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। देश के ऐसे ख्यातनाम खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रसंग और उनसे प्रेरणा देश ले सके, इस दृष्टिकोण से उनके वक्तव्य व्याख्यान कराए। डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे प्रख्यात कार्डिक सर्जन की राय उसमें हम सबके सामने साझा करवाई और देश का आह्वान किया कि हमें अपने भोजन में से 10% खरीद के समय ही अपने खाद्य तेल के उपयोग को कम करना है। ओबेसिटी के मोटापे के 2 मुख्य कारण एक भोजन में तेल का उपयोग और दूसरा चावल, गेहूं और चीनी का उपयोग। दुर्भाग्य से इस देश में जहां परंपरागत रूप से मोटे अनाज का सेवन किया जाता था, वहां धीरे धीरे गेहूं और चावल का उपभोग अत्यधिक बढ़ने के कारण से भी देश में मोटापा बढ़ा है और मोटापे के कारण से भारत आज विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनने की दिशा में जा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन करते हुए, आह्वान करते हुए उन्होंने हम अपने आपको फिट कैसे रखें, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की है। गेहूं चावल की निर्भरता को कम करने के लिए देश में मिलेट के उपयोग पर एक बड़ी मुहिम प्रारंभ की है। कैंसर जिसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स जो है रसायनों का रेजिडुअल रहना है, उससे हटाने के लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो देश के ओवरऑल स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ में हमारे देश की धरोहर, हमारा जो वन्य जीव है, उनके संरक्षण को लेकर के आने वाले विश्व वन्य जीव दिवस के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में काम करने वाले लोगों का सम्मान करने और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के दृष्टिकोण से देश का आह्वान किया। रायपुर में मन की बात के 119वें एपिसोड पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन विषयों पर चर्चा करते हैं और जनता के साथ साझा करते हैं वे अद्भुत हैं। इससे हमें काम करने के तरीके में प्रेरणा मिलती है। आज के एपिसोड में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मोटापे के बारे में हम सभी को प्रेरित किया है वह अद्भुत है। एग्जाम वॉरियर से हमारे छात्रों को जो प्रेरणा मिल रही है वह प्रेरणादायक है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के भविष्य की चिंता करते हैं। 1900 मन की बात आपने सुना? निश्चित रूप से मन की बात नियमित रूप से हम सुनते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन विषयों को लेकर जनता के बीच आते हैं, हम सब से चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं, वो अद्भुत होता है। न केवल जानकारी की दृष्टि से वरन उस मोटिवेशन मिलता है कि किस प्रकार से हम काम करें। आज की एपिसोड में जिस प्रकार से एआई को लेकर दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा बनी है और जिस प्रकार से हेल्थ को लेकर, मोटापा को लेकर जिस प्रकार से आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरणा दी है, देशवासियों को प्रेरणा दी है, वो अद्भुत है। और परीक्षा पे चर्चा की तो आज जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को, एग्जाम वॉरियर्स को जो मोटिवेशन मिल रहा है, जो प्रेरणा मिल रही है, ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग की चिंता करते हैं
और हर वर्ग के भविष्य की चिंता करते हैं। खाद्य तेलों का उपयोग 10% कम करने का जो उनका आह्वान है, वो वाकई हम सबको प्रेरित करता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें। हमारे बच्चे, हम उन्हें प्रेरित करें कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी उनकी हो। ये स्वास्थ्य को लेकर, परीक्षा को लेकर जिस प्रकार का कंसर्न प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रखते हैं, वो मन की बात में यही बातें हम सबको प्रेरणा देती है। दिल्ली हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। आज मन की बात का यह कार्यक्रम जन जन की बात बन चुका है। यह एक अद्भुत कार्यक्रम है। जी हाँ, हमने दिल्ली स्टेट हज कमेटी में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात को, जो हमारे इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन हज है, उनके साथ सुना। और ये कार्यक्रम मन की बात का जो है, अब ये वाकई में जन जन की बात का कार्यक्रम बन चुका है। देश के लोगों के साथ सीधा संवाद जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, मेरे ख्याल से विश्व के किसी और देश के प्रमुख शायद ही करते हैं। देखिए, देश के लोगों की समस्याओं को रेखांकित करना, देश की प्रतिभा को लोगों के सामने लाना और जिस तरह से जमीन से जुड़े रहते हैं, ये कार्यक्रम वाकई में अद्भुत है। और जैसे कि आज के एपिसोड में आपने देखा, उन्होंने कई इम्पोर्टेंट विषयों के बारे में जिक्र किया, जैसे एआई है, एआई से लोग कैसे जुड़ रहे हैं और उसकी इम्पोर्टेंस, हेल्थ एंड फिटनेस की, मतलब मोटापे से जो परेशानियां हो सकती हैं और फिटनेस कितनी जरूरी है हमारे लिए, और महिला दिवस का जिक्र किया। गुरु रंधावा हुए अस्पताल में भर्ती, बुरी तरह हुए हैं घायल। तस्वीर देखकर फैस नहीं कर पा रहे विश्वास। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने अपनी परेशान कर देने वाली तस्वीर पोस्ट कर यह खबर दी। इस तस्वीर को देखने के बाद उनके फैंस की चिंता बढ़ गई है। रविवार 23 फरवरी को सिंगर ने अस्पताल से अपनी लेटेस्ट शॉकिंग फोटो शेयर करते हुए हेल्थ अपडेट दी है। साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने के पीछे की असली वजह भी बताई। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म शौकी सरदार के लिए एक्शन सीन शूट करने के दौरान वे घायल हो गए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गुरु रंधावा हाल ही में अपनी पंजाबी फिल्म शौकी सरदार की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें बब्बू मान, निमरत कौर अहलुवालिया और गुग्गू गिल भी है। हालांकि एक एक्शन सीक्वेंस करते समय वे घायल हो गए। इंस्टाग्राम पर गुरु रंधावा ने अस्पताल से अपनी दर्दनाक और हैरान कर देने वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने प्रशंसकों को अपनी चोट के बारे में बताया है। गुरु ने लिखा कि मेरा पहला स्टंट, मेरी पहली चोट, लेकिन मेरा हौसला बरकरार है। शौकी सरदार फिल्म के सेट से एक याद मिल गई। बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। दरभंगा बिहार में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और मखाना किसानों से मुलाकात की।
तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सेना चिकित्सा अधिकारी सूर्य किरण ने बताया कि कुल 3 टीमें हैं जो यहां पहुंचने पर हताहतों को निकालने के लिए तैयार हैं। पहली टीम अभी अंदर गई है, उनके वापस आने पर हमें स्थिति का पता चलेगा। हम सभी उपकरणों और दवाओं के साथ तैयार हैं। Yeah, so there are completely around 3 medical teams. One is from the Army Medical Corps, which has come from the Baishan Division in Secunderabad, and the second one is from the NDRF team, and the third one is from the State Department, where we have the medical officers from the State Department as well. So total 3 teams are there, which are ready for the evacuation of the casualties as and upon they reach here. The first team has just gone inside, so we're just waiting for their certainty of the casualties. So we'll know the condition once upon they come back and they tell us what the condition is inside. So as and when we are just ready with the equipment and all the medications, as and when they reach, we are able to resuscitate and transfer to them to the higher hospital. दिल्ली एनसीआर के बाद अब भारत के इस राज्य की काफी धरती जाने कितनी मापी गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कई हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र के कियारगी गांव के पास था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके मंडी जिले के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप सुबह 8:42 पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कियागरी गांव के पास था, जो 31.48 डिग्री अक्षांश और 76.95 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अधिकारियों के अनुसार भूकंप की गहराई लगभग 7 किलोमीटर थी। विदेशी निवेशक हो रहे हैं बेरहम। फरवरी में अब तक बेचे इतने हजार करोड़ के शेयर। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली नहीं थम रही है। विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से 23,710 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। इस तरह 2025 में अब तक एफपीआई भारतीय शेयरों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में एफपीआई निवेश का पुनरुद्धार तब होगा जब आर्थिक वृद्धि और कंपनियों की आय में सुधार होगा। इसके संकेत 2 से 3 माह में मिलने की उम्मीद है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों में से 23,710 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे पहले जनवरी में उन्होंने 78,027 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। इस तरह 2025 में अब तक एफपीआई 1,01,737 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। इतनी जबरदस्त बिकवाली के चलते निफ्टी ने सालाना आधार पर इस दौरान 4% का नकारात्मक रिटर्न दिया है। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट निदेशक प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर जवाबी शुल्क के साथ साथ इस्पात और एल्यूमिनियम के आयात पर नए शुल्क लगाने पर विचार करने की रिपोर्ट के बाद बाजार की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों से संभावित वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं को फिर से जगा दिया है, जिसने एफपीआई को भारत सहित बढ़ते बाजारों में अपने जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।